अभी इस वीडियो के पहले 5 सेकंड में अमेरिका का कर्ज लगभग 3.5 करोड़ डॉलर और बढ़ चुका है। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 5 सेकंड में। और अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो खुद पैसे छापता है आज 34 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज में डूबा हुआ है, तो क्या आप मानेंगे अमेरिका का कर्ज ट्रिलियंस में है। ये कर्ज कई देशों, निवेशकों और खुद के सेंट्रल बैंक को देना है। लेकिन असली मजा तो तब है जब आपको पता चलेगा कि ये कर्ज अमेरिका को देना है, आपके सोचे हुए लोगों को नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग लोगों और संस्थाओं को, कुछ ऐसे देशों को जिनसे अमेरिका की दोस्ती उतनी पक्की नहीं है, कुछ ऐसी एजेंसीज को जो खुद अमेरिका के अंदर बैठी हैं, और कुछ ऐसे फंड्स को जो आपकी और मेरी रिटायरमेंट जैसी चीजों से जुड़े हुए हैं। आज के दिन यूएस नेशनल डेब्ट लगभग 34 ट्रिलियन डॉलर है। अब 34 ट्रिलियन सुनने में तो एक बड़ा नंबर लगता है, लेकिन इसका मतलब समझना जरूरी है। अगर हम सिर्फ 1 सेकंड में $1 चुकाएं तो इस कर्ज को पूरा चुकाने में 1 मिलियन साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। और ये कर्ज स्टैटिक नहीं है, हर एक सेकंड में लगभग $1 लाख का नया कर्ज जुड़ रहा है। मतलब जितना टाइम आप इस वीडियो में बिताएंगे उतना टाइम में अमेरिका का कर्ज कई मिलियन डॉलर और बढ़ जाएगा। अब सवाल उठता है, ये 34 ट्रिलियन डॉलर आखिर देना किसको है? जवाब 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक, फॉरेन गवर्नमेंट्स जैसे कि चाइना, जापान, यूके। 2, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जैसे पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स। 3, अमेरिकी फेडरल रिजर्व और सोशल सिक्योरिटी ट्रस्ट फंड्स। 90% ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या होगा अगर कल सुबह दुनिया तय कर ले कि अब डॉलर की जगह किसी और करेंसी का इस्तेमाल होगा? उस दिन सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पावर मैप बदल जाएगा। और ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि फॉरेन गवर्नमेंट्स को जितना पैसा देना है वो उतना भी नहीं जितना लोग सोचते हैं। असल में सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका को खुद अपने लोगों को देना है। जब हम सुनते हैं कि अमेरिका पर कर्ज है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले चीन का नाम आता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर ये कहा जाता है अमेरिका तो पूरा का पूरा चीन का गुलाम है। लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। हाँ, चीन के पास अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा लेंडर चीन नहीं है। असल में जापान के पास चीन से भी ज्यादा अमेरिकी कर्ज है। 2024 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जापान के पास लगभग $1 ट्रिलियन और चाइना के पास करीब 860 बिलियन अमेरिकी कर्ज है। इसके अलावा यूके, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और यहाँ तक कि कैरेबियन के छोटे छोटे टैक्स हेवंस भी यूएस डेब्ट के बड़े होल्डर्स हैं। इसे ऐसा समझिए, मान लीजिए आप अपने दोस्त से 10,000 रुपए उधार लेते हैं, लेकिन उसी समय आप अपने पड़ोसी से, जिससे आपकी कभी बनती नहीं, 5,000 रुपए भी उधार ले लेते हैं। अब सोचिए, अगर आप पैसे लौटाने में देर करते हैं तो कौन आपको तंग करेगा? दोनों यही स्थिति अमेरिका की है। जिन देशों से यूएस की दोस्ती है वो भी उसके कर्जदार हैं, और जिनसे तनाव है जैसे चीन, वो भी। अब सवाल ये उठता है, अमेरिका इतना रिस्क क्यों लेता है कि अपने विरोधियों से भी उधार ले? जवाब है ट्रस्ट इन द यूएस डॉलर। क्योंकि दुनिया भर के देश मानते हैं कि अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे भरोसेमंद करेंसी है, और इसलिए यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स को एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि विदेशी देशों को जितना पैसा देना है उससे कई गुना ज्यादा कर्ज अमेरिका अपने ही लोगों को देना है। और यही असली ट्विस्ट है। अमेरिकी कर्ज की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका को खुद अपने ही नागरिकों और संस्थाओं को देना है। जी हाँ, एक तरह से अमेरिका खुद से ही उधार लिया हुआ है। ताजा डेटा के मुताबिक लगभग 70% अमेरिकी कर्ज डोमेस्टिक होल्डर्स के पास है। मतलब अमेरिका का सबसे बड़ा क्रेडिटर कोई चीन, जापान या यूरोप नहीं, बल्कि खुद अमेरिका के लोग, कंपनियां और इंस्टीट्यूशंस हैं। से ऐसे समझिए जैसे आप अपनी ही सेविंग्स से अपने खर्च पूरे करने के लिए पैसे निकाल लें। आपने खुद से ही उधार ले लिया, लेकिन फिर भी टेक्निकली आप खुद के ही डेटर और क्रेडिटर दोनों बन गए। ये कैसे होता है? सीधा सा तरीका है, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। जब यूएस गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है वो ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचती है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां ये बॉन्ड्स खरीदते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिटायरमेंट फंड्स यानी पेंशन और सोशल सिक्योरिटी फंड्स भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब अगर आप एक आम अमेरिकी हैं और आपके पास 4001 401k या किसी तरह का पेंशन प्लान है, तो हो सकता है आपने बिना जाने ही अपनी सरकार को कर्ज दे रखा हो। एस्टिमेट्स बताते हैं कि $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा अमेरिकी सरकारी कर्ज सिर्फ रिटायरमेंट और पेंशन फंड्स में फंसा हुआ है। मतलब अगर सरकार डिफॉल्ट कर दे तो इसका सीधा असर करोड़ों अमेरिकियों की रिटायरमेंट पर पड़ेगा। और यही वजह है कि अमेरिका का डिफॉल्ट होना लगभग नामुमकिन माना जाता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ फॉरेन गवर्नमेंट्स ही नहीं बल्कि खुद अमेरिकी जनता भी बुरी तरह प्रभावित होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जब अपने ही लोग, अपने ही फंड्स और यहाँ तक कि फेडरल रिजर्व भी कर्ज देते हैं, तो ये सिस्टम असल में चलता कैसे है और ये पैसा कहाँ से आता है? इसका जवाब है फेडरल रिजर्व की कर्ज बनाने की मशीन। अब हम आते हैं उस प्लेयर पर जो इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा रहस्यमय है, द फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका का सेंट्रल बैंक। ये वही संस्था है जो अमेरिका में पैसा छापती है। लेकिन कहानी सिर्फ नोट छापने तक सीमित नहीं है। आज के समय
फेडरल रिजर्व के पास $5 ट्रिलियन से ज्यादा अमेरिकी सरकारी कर्ज है। मतलब अमेरिका खुद अपनी ही बैंक से कर्ज ले रहा है और वो बैंक थियोरेटिकली इन्फिनिट पैसा बना सकती है। इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए आपके पास एक वैध नोट छापने वाली मशीन है जो सिर्फ आपके लिए काम करती है। आपको पैसे की जरूरत है तो आप बस उस मशीन को चालू करते हैं और सरकार कहती है ठीक है, ये पैसे हमारे बॉन्ड्स के बदले ले लो। यानी एक हाथ से पैसा छापा और दूसरे हाथ से कर्ज खरीद लिया। ये प्रोसेस असल में ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहलाती है। जब सरकार को पैसा चाहिए तो वो ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचती है। फेडरल रिजर्व इन बॉन्ड्स को ओपन मार्केट से खरीदती है और इनकी पेमेंट के लिए बस नए इलेक्ट्रॉनिक डॉलर्स बना देती है। कोई सोना चांदी, कोई फिजिकल एसेट की जरूरत नहीं। इसका फायदा ये है कि सरकार के पास तुरंत पैसा आ जाता है, रोड्स बनाने, सेना चलाने, हेल्थ केयर देने या पुराने कर्ज चुकाने के लिए। लेकिन इसका नुकसान ये है कि जितना ज्यादा पैसा छपता है उतनी तेजी से इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जितने भी अमेरिकी डॉलर सर्कुलेशन में हैं, उनमें से 40% से ज्यादा सिर्फ पिछले कुछ सालों में बनाए गए हैं। और ये मुख्य रूप से कोविड-19 के दौरान हुआ, जब सरकार को मैसिव स्टिमुलस पैकेजेस की जरूरत थी। तो एक तरफ फेडरल रिजर्व सरकार का कर्ज खरीदकर सिस्टम को बचा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये लंबी अवधि में डॉलर की वैल्यू को कमजोर भी कर सकती है। और यहीं पर आता है वो पॉलिटिकल ड्रामा जिसे कहते हैं डेट सीलिंग क्राइसिस। अमेरिका के कर्ज की एक सीमा भी होती है जिसे कहते हैं डेब्ट सीलिंग। ये वो लीगल लिमिट है जितना कर्ज अमेरिकी सरकार ऑफिशियली ले सकती है। मतलब अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाए तो सरकार टेक्निकली और कर्ज नहीं ले सकती। और फिर शुरू होता है वॉशिंगटन का सबसे बड़ा राजनीतिक तमाशा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1917 में इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत के बाद से अमेरिका ने अपनी डेट सीलिंग 100 से भी ज्यादा बार बढ़ाई है। हाँ, हर बार लिमिट तक पहुंचने के बाद कांग्रेस बहस करती है, धमकियां देती है और अंत में लिमिट बढ़ा देती है। इसे ऐसे सोचिए जैसे आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है, आपने पूरा खर्च कर दिया, फिर बैंक को कहते हैं भाई लिमिट 2 लाख कर दे वरना मैं EMI नहीं भर पाऊंगा। बैंक सोचता है अगर लिमिट नहीं बढ़ाई तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, तो वो मजबूरी में लिमिट बढ़ा देता है। डेट सीलिंग पर सबसे बड़ा ड्रामा 2011 में हुआ था, जब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच इतनी खींचतान हुई कि अमेरिका पहली बार अपने कर्ज चुकाने के खतरे के करीब आ गया। उस समय ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक फैल गया था और यूएस की क्रेडिट रेटिंग भी डाउनग्रेड हो गई थी। जो पहले AAA थी वो गिरकर AA+ हो गई। लेकिन सवाल ये है, अगर हर बार लिमिट बढ़ ही जाती है तो ये नाटक क्यों? असल में ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग का सबसे बड़ा हथियार है। ऑपोजिशन पार्टी डेट सीलिंग बढ़ाने के बदले अपनी पॉलिसी डिमांड्स मनवाने की कोशिश करती है और मीडिया में ये पूरी बहस एक नेशनल क्राइसिस की तरह दिखाई जाती है। 2023 में भी अमेरिका सिर्फ कुछ दिनों की दूरी पर था। एक पोटेंशियल डिफॉल्ट से अगर डिफॉल्ट हो जाता तो यूएस सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाती, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स रुक जाती और ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़ा झटका लगता। लेकिन हर बार की तरह आखिरी समय में समझौता हुआ, लिमिट बढ़ी और कर्ज लेने का सिलसिला जारी रहा। यानी सिस्टम टेक्निकली बच जाता है, लेकिन असली सवाल जस का तस रहता है, क्या ये कर्ज कभी चुकाया भी जाएगा? अब हम आते हैं उस सवाल पर जो कई लोगों के दिमाग में घूमता है, क्या अमेरिका सच में कभी कंगाल हो सकता है? क्या वो दिन आएगा जब यूएस अपने कर्ज चुकाने से मना कर देगा? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका कभी डिफॉल्ट कर सकता है? डिफॉल्ट का मतलब सरकार अपने कर्ज का भुगतान करने में असफल हो जाए, यानी जो पैसे उसने उधार लिए थे वो समय पर वापस न कर पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा अमेरिका के इतिहास में एक बार हो चुका है। 1979 में ट्रेजरी की एक टेक्निकल गलती और पेपरवर्क बैकलॉग की वजह से कुछ पेमेंट्स में डिले हुआ। हालांकि वो बहुत छोटा इंसिडेंट था और जल्दी सुलझ गया, लेकिन उसने ग्लोबल मार्केट्स में हलचल मचा दी थी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि थियोरेटिकली डिफॉल्ट संभव है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका होना बहुत ही रेयर है। क्योंकि अमेरिका के पास एक सुपर पावर है, वो अपने ही करेंसी में कर्ज लेता है और अपने ही करेंसी को छाप सकता है। मतलब अगर जरूरत पड़ी तो फेडरल रिजर्व बस नए डॉलर बना सकती है और कर्ज चुका सकती है। ये ऐसे है जैसे आपके पास एक वैध नोट छापने की मशीन हो। आपको कभी भी टेक्निकली दिवालिया होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप ज्यादा नोट छापते हैं तो आपकी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। अगर कांग्रेस में पॉलिटिकल डेडलॉक हो जाए और डेट सीलिंग न बढ़ाई जाए तो सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे। सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स रुक सकती हैं, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह लेट हो सकती है और दुनिया के सबसे भरोसेमंद बॉन्ड मार्केट में पैनिक फैल सकता है। अगर कभी ऐसा हो गया तो इसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड का सबसे बड़ा हिस्सा डॉलर में होता है। और अगर दुनिया का सबसे भरोसेमंद बोरोवर ही भरोसेमंद न रहे तो पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम हिल जाएगी। लेकिन एक वजह है कि दुनिया अभी भी रिलेटिवली शांत है और वो है
यूएस डॉलर की रिजर्व करेंसी एडवांटेज, यानी डॉलर का वो स्टेटस जो आज भी इसे दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बनाता है। डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है, लेकिन अगर मैं कहूं कि अभी भी ऐसे देश हैं जो चुपचाप इस डोमिनेंस को तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? और उनमें से एक देश ने तो पहले ही पहला कदम उठा लिया है। अमेरिका के पास एक ऐसी ताकत है जो किसी और देश के पास नहीं, रिजर्व करेंसी स्टेटस। आज दुनिया का लगभग 60% विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अमेरिकी डॉलर में रखा जाता है। इसका मतलब है कि दुनिया के सेंट्रल बैंक, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स सबको डॉलर चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया के लगभग 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल होता है। चाहे चीन और ब्राजील का आपस में व्यापार हो या सऊदी अरब और जापान का, इनकी कीमत अक्सर डॉलर में तय होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक क्लास में एक टॉपर की नोटबुक इतनी पॉपुलर हो जाए कि बाकी सब उसी को रेफरेंस मानने लगें। अब चाहे टॉपर खुद होमवर्क करे या ना करे, उसकी नोटबुक की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। डॉलर की भी यही कहानी है। ये स्टेटस अमेरिका को एक खास फायदा देता है। वो जितना चाहे उतना कर्ज ले सकता है, क्योंकि दुनिया को भरोसा है कि वो डॉलर में रीपेमेंट करेगा और डॉलर की मांग हमेशा बनी रहेगी। इसलिए यूएस सरकार बॉन्ड्स को दुनिया का सबसे सेफ एसेट माना जाता है। ये सब शुरू हुआ 1944 के ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट से, जब दूसरा विश्व वॉर के बाद डॉलर को ऑफिशियली दुनिया की रिजर्व करेंसी बनाया गया। उस समय डॉलर को सोने से जोड़ा गया था। एक आउंस सोने की कीमत $35 तय हुई। 1771 में प्रेसिडेंट निक्सन ने डॉलर को सोने से अनलिंक कर दिया, लेकिन तब तक डॉलर की पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि बाकी देश इसके बिना काम नहीं कर सकते थे। आज भी जब कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है, लोग अपने पैसे डॉलर में बदल लेते हैं। इस डिमांड की वजह से अमेरिका डिफॉल्ट होने के बावजूद भी टेक्निकली सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि दुनिया उसके बॉन्ड्स खरीदना बंद नहीं करेगी, कम से कम निकट भविष्य में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका हमेशा के लिए सुरक्षित है। अगर कभी डॉलर की जगह कोई और करेंसी ने ले ली, जैसे चीनी युआन या एक ग्लोबल डिजिटल करेंसी, तो ये पूरी कहानी बदल जाएगी। तो अब आपके पास पूरी तस्वीर है। अमेरिका का कर्ज ट्रिलियंस में है। ये कर्ज कई देशों, निवेशकों और खुद के सेंट्रल बैंक को देना है। डेट सीलिंग का पॉलिटिकल ड्रामा हर कुछ साल में दोहराया जाता है। डिफॉल्ट टेक्निकली रेयर है और डॉलर का रिजर्व करेंसी स्टेटस अमेरिका को प्रैक्टिकली डिफॉल्ट प्रूफ बनाता है। लेकिन एक सच है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। अमेरिका का कर्ज आज $34 अरब से ऊपर है और हर सेकंड ये बढ़ रहा है। ये ऐसे है जैसे आप हर महीने अपनी आय से ज्यादा खर्च कर रहे हो, लेकिन आपकी क्रेडिट लिमिट कभी खत्म ना हो। ये वैसा ही है जैसे एक दोस्त जो हमेशा कर्ज में रहता है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी पार्टी देता है और सबको लगता है अरे इसको तो कभी पैसों की कमी नहीं होगी। लेकिन क्या वो दिन कभी आ सकता है जब सबका भरोसा टूट जाए? यही असली सवाल है। अमेरिका इस कर्ज को सच में कभी चुकाएगा या ये कर्ज हमेशा के लिए एक बढ़ता हुआ नंबर रहेगा? इतिहास कहता है शायद ये कर्ज कभी पूरी तरह चुकाया नहीं जाएगा, क्योंकि सिस्टम इसी तरह डिजाइन किया गया है, बोरोविंग, स्पेंडिंग और फिर और बोरोविंग। तो जब भी आप सुने कि अमेरिका पर कितना कर्ज है, याद रखिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक पूरी जियोपॉलिटिकल शक्ति का प्रतीक है जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी को चलाती है और शायद एक दिन पूरी दुनिया को हिला सकती है। अब सवाल ये है, जब अगला डेट सीलिंग क्राइसिस आएगा, क्या दुनिया फिर से अमेरिका पर भरोसा करेगी या ये भरोसा दरकने लगेगा? तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। आपके हिसाब से अमेरिका का ये बढ़ता हुआ कर्ज एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है या फिर डॉलर का ग्लोबल स्टेटस इसे हमेशा सुरक्षित रखेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक आर्थिक बहस नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें लगता है कि अमेरिका कभी डूब नहीं सकता, ताकि वो भी इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू देख सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और हाँ, ऐसे ही डीप रिसर्च और हिडन फैक्ट से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं किसी और ग्लोबल मिस्ट्री का पर्दाफाश करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि दुनिया को समझना सिर्फ मजेदार नहीं बल्कि जरूरी है।